चलिए ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में अब वक्त आ गया है कुछ डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करने का। जी हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो इस साल शादी करने की सोच रहे हैं और उसमें भी आपको लगता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग पर आप उसके बारे में सोच सकते हैं, उतना बजट है आपका, इस साल नहीं तो अगले साल जब कभी आपको प्लान करना हो, तो आपके पास मौजूदा हालात में क्या विकल्प है और जिस तरह से हम रुपए को कमज़ोर होता हुआ देख रहे हैं, क्या आपको डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जाना चाहिए? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान CFP पूनम रुंगटा जुड़ गई हैं, 7X वेडिंग्स के को फाउंडर रजत सोगानी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और कुछ ही देर में हमारे साथ एक कपल भी जुड़ने वाला है जो इस साल के अंत में शादी करने का मन बना रहा है और उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग जो है आप दोनों मिलकर प्लान करेंगे। लेकिन हम उनकी प्लानिंग शुरू करें, उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग शुरू करें उससे पहले रजत हमें ये बताएं, डेस्टिनेशन वेडिंग पोस्ट कोविड कितना जोर पकड़ चुकी है? देखिए, पोस्ट कोविड अगर हम बात करें तो पोस्ट कोविड ऑलमोस्ट ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि कोविड के बाद जो सबसे पहले इफेक्ट आया है वो है लार्ज गैदरिंग के ऊपर। तो अब हर आदमी अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग की तरफ ही खिंचा चला जा रहा है। तो अगर हम पहले 20 शादियां करते थे तो उसमें से 10 शादियां डेस्टिनेशन होती थी, अब 20 शादी में से 18 शादियां ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। So out of 10, at least 7 to 8 weddings are converting towards destination wedding, because लोगों को अब गैदरिंग कम करनी है और अपने ही लोगों में शादी करनी है। पूनम, क्या आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो स्पेसिफिकली भले ही आपसे अपनी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं ना कराएं, लेकिन हाँ शादी करनी है, इतने सालों के बाद इतना हमारा खर्चा है, बताएं कैसे कहाँ पर खर्च करें, ऐसे कोई सवाल आते हैं आपको? बिल्कुल कविता, हमारे देश में शादी एक बहुत बड़ा गोल होता है। बच्चों की शादियों का जो प्लानिंग होती है वो बहुत पहले से शुरू हो जाती है और उसका बजट की प्लानिंग हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। तो शादी तो एक इतना बड़ा एक लार्जर देन लाइफ इवेंट होता है हर एक फैमिली के लिए, और मैं कहूँगी ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक भी होता है। देयर आर सर्टेन कम्युनिटीज इन आवर कंट्री जो शादी को बहुत तवज्जो देते हैं और उसमें बहुत खर्च करते हैं, इवन उधार लेके भी करेंगे, लोन्स लेके करेंगे, बट वो एक पर्टिकुलर तरीके की शादी करेंगे। तो डेफिनेटली इस तरह के सवाल आते हैं, पर जिन्होंने भी शादी के खर्च को लेके प्लानिंग बहुत पहले कर दी है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, तो उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो बहुत आराम से हम उनके गोल्स को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो बना देते हैं और उससे उसका जो भी डेस्टिनेशन वेडिंग है, इन्फ्लेशन ऐड करना बहुत जरूरी है। अब जैसे रजत जी जैसे बता रहे हैं, शादियों का डेस्टिनेशन का तरफ लोगों की इच्छा बढ़ गई है, तो उसमें जो जिन्होंने पहले से प्लानिंग करी है उनके जो खर्च की जो प्लानिंग थी उसमें कहीं ना कहीं चेंज आया है, बिकॉज एवरीथिंग इज बिकमिंग वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और उसमें अगर आप जस्टिफाई करेंगे तो वो थोड़ा सा प्लानिंग में गड़बड़ होता है। बट ऑफ कोर्स कविता, वी गेट दैट काइंड ऑफ क्वेरीज एंड दैट काइंड ऑफ प्लान्स डू कम इन। हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं वो इसमें जरूर हमारी हेल्प लेते हैं। ये बताएं रजत, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग्स की बात हो ही रही है तो मौजूदा हालात में किस किस तरह की डेस्टिनेशंस लोग प्रेफर कर रहे हैं भारत में और विदेश में? बजट की बात नहीं कर रही हूँ, डेस्टिनेशंस की बात कर रही हूँ। 5 से 6 डेस्टिनेशन हमेशा हॉटेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग कहलाते हैं। सबसे हॉट है जयपुर और गोवा। ठीक है, जयपुर इज फेमस फॉर रॉयल्टी एंड देन गोवा। बट जो रिसेंटली आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं वो जयपुर, गोवा के साथ उदयपुर भी बहुत आया है। जोधपुर हम सब जानते ही हैं, हाई एंड वेडिंग के लिए जोधपुर का उमेद भवन जोधपुर फेमस है। बट जो रिसेंटली 4 एक वेडिंग डेस्टिनेशन नए आए हैं वो है ग्रैंड हयात कोचीन। कोचीन इज ऑल्सो इवॉल्विंग वेरी फास्ट, प्लस महाबलीपुरम। तो ये 5 से 6 डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जगह है, बट मेजरली डोमिनेट जो करता है वो है राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर और जयपुर, और बीच साइड देखें तो गोवा। ये मेजर 4 हॉट डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें इंतज़ार है हमारी केस स्टडी का, जो शायद अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे दो खास मेहमान जो शादी करेंगे इस साल के अंत में। एक है सोनम शर्मा और दिलीप कुमार, जो कि 50 से 60 लाख तक का बजट रखते हैं और अपनी शादी करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि क्या डेस्टिनेशन वेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे पूनम, देखा जाए तो गोल के लिहाज से, सेट करने के लिहाज से थोड़ा सा लेट तो ये हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि इस तरह के लक्ष्य तो आपको पहले ही बांध देने चाहिए। अब मान लीजिए किसी के पास 50 से 60 लाख रुपए अभी हैं केवल शादी के लिए। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि मुझे शादी पर क्या इतने पैसे खर्च करने चाहिए, तो आप उन्हें कैसे गाइड करेंगी? मैं देख सकती हूँ आप मुस्कुरा भी रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फंडामेंटली हमको लगता है कि शादी में इतना क्यों खर्च करना है, लेकिन देखिए लोगों के अरमान होते हैं, आप उन्हें क्या कहेंगी? आपको मैंने पहले भी कहा कविता, इंडिया में शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है, लार्जर देन लाइफ इवेंट है। उसमें लोग उधार लेके भी करते हैं, पर 50 से 60 लाख रुपए 50 से 60 लाख रुपए में अगर आप कहेंगे कि डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, तो आई थिंक रजत विल अग्री विद मी, ये इम्पॉसिबल टास्क होगा। बिकॉज डेस्टिनेशन वेडिंग की जहां बात आती तो बहुत सारे और एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे कि रजत कह रहे हैं कि सब आपस में फैमिली में शादी करना चाहते हैं, वो बात सही है, नंबर ऑफ गेस्ट मे गेट लेस, बट अदर एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस, लॉजिस्टिक्स सब बहुत बढ़ जाते हैं। तो वो सब सोच समझ के ही फिर इसमें आगे बढ़े। बिकॉज अगर आपने इतना खर्च भी किया एंड यू डोंट गेट जस्टिफाइड, तो फिर वो पूरा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए, इस बीच हमारे साथ दिलीप कुमार भी जुड़ गए हैं, जो कि शादी करने वाले हैं सोनम से, और सोनम का हमें इंतज़ार है। देखो दिलीप, तुम्हें अभी से इंतज़ार कराना शुरू कर दिया है सोनम ने, ठीक है, तो ये तुम्हारी पहली आहट है शादी से पहले। बहरहाल दिलीप हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या प्लानिंग है उनकी शादी की? शादी की प्लानिंग तो खैर उनकी गोवा से है करने की। एक्चुअली आपकी वीडियो मुझे नहीं आ रही है, तो सिर्फ ऑडियो आप शायद जूम पे हैं तो वीडियो नहीं आएगी, आपको सिर्फ मेरे ऑडियो को सुनकर मुझसे बात करनी होगी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। बताइए। तो एक्चुअली प्लानिंग ऐसी है कि गोवा से हम लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करने का प्लान कर रहे हैं। गोवा जाना है आपने? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और आपका बजट जहाँ तक मुझे पता था 50 से 60 लाख का है? जी। चलिए, तो कुछ क्लैरिटी आ गई है। रजत, देखिए गोवा में शादी करानी है 50 से 60 लाख में, और रजत ऐसे जादूगर है ना दिलीप, ये कहते हैं कितना भी आपका बजट हो हम आपकी शादी बिल्कुल करा देंगे। ये इस तरह के डेस्टिनेशन वेडिंग कराते हैं। तो देखिए, हमारे शो के जरिए हम आपको एक वेडिंग प्लानर भी दे रहे हैं, हमें इन्वाइट करना मत भूलिएगा। क्या क्या अरमान है गोवा में, क्या क्या करना चाहते हैं? बिल्कुल बीच के पास, जैसा कि लोग चाहते हैं। हाँ, बीच के पास का पहले प्लानिंग है। एक्चुअली मैं अरम्बोल बीच, आपने सुना होगा शायद, वो काफी अच्छा बीच है। हाँ। तो अरम्बोल बीच के पास, क्योंकि वहाँ का जो व्यू है और जो ग्रीनरीज वगैरह है वो काफी बढ़िया है कंपेरिजन टू जैसे गोवा में काफी बीचेस है, बागा, कलंगुट, कोलावा और ये सब जो बीचेस हैं, यहाँ पर क्या क्राउडेड काफी होता है, तो इसके कारण मतलब वो मजा नहीं आता है। और ये अरम्बोल बीच और ये सब क्या है, थोड़ा सा अलग साइड एरिया में पड़ जाता है। समझ गए। तो आपके साथ कितने लोग जाएंगे साथ में शादी पे, अगर हम एक नंबर ऑफ गेस्ट समझना चाहें? क्योंकि अगर प्लानिंग करनी होगी तो ये सब बातों को ध्यान में रखना होगा, उसी के बाद खर्चा भी डिसाइड किया जाएगा और कहाँ पे खर्चा बचाना है, पूनम को बताना भी है। तो बताएं कितने लोग आपके साथ जाएंगे? अराउंड यदि दोनों साइड का मिला है तो मे बी 100 लोग हैं कम से कम ना, इतना पकड़ के चलते हैं। चलिए रजत, अभी आपका रोल आ गया। देखिए इन्होंने तो बीच ही बता दिया, आरंबोल के आसपास इनको चाहिए 100 लोग ये ले जाएंगे। तो जब डेस्टिनेशन वेडिंग की हम बात करते हैं तो केवल एक जगह डिसाइड करना तो काफ़ी नहीं होता होगा ना रजत, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना जो साथ में प्लान करनी होती हो। कितने सारे इवेंट्स होंगे, कितने दिनों के होंगे, 100 लोग आ रहे हैं, लेकिन 100 लोगों को किस किस तरह से एंटरटेन करना है, क्या ये सब भी प्लानिंग होती है इसमें? देखिए, ये जब प्लानिंग करने बैठते हैं तो ये इट्स लाइक अ फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। सबसे पहले तो जो इन्होंने बोला कि 100 लोग, the most important factor is how many people we are taking. अब अगर ये 100 लोग बोल रहे हैं 60 लाख का बजट है, तो आई थिंक इट्स अ हैंडसम बजट, इट्स अ गुड बजट, ओके। तो एवरेजली आप गोवा में शादी करते हैं तो आपका पर हेड आता है 60,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के बीच में, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज नंबर ऑफ पीपल। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट है, इनको किस तरह की शादी करनी है, कि इनको 5 स्टार में शादी करनी है, 4 स्टार में या 3 स्टार। सबसे बड़ा कोई भी शादी का बजट जो होता है डेस्टिनेशन के अंदर,
40 to 45% बजट तो चला जाता है होटल के रहने और खाने के अंदर, बाकी 50% बजट पे वेडिंग प्लानर को खेलना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम 100 लोगों की बात करते हैं तो खाली 50 कमरे ही चाहिए, और कितने दिनों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि गोवा एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि जहां पे सारी फ्लाइट दिन में 2 बजे बाद पहुंचती है, 3 बजे बाद पहुंचती है। ठीक है, तो गोवा मोस्ट प्रोबेबली 3 दिन का डेस्टिनेशन वेडिंग होता है, ना कि 2 दिन का, क्योंकि गेस्ट को होटल पहुंचते पहुंचते शाम के 5 से 6 बज जाते हैं। तो दिलीप जी, आप ये बताएं कि आप 2 दिन के लिए करना चाहते हैं या 3 दिन का डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहते हैं? बताएं दिलीप। उसी डे से स्टार्ट होगा जिस दिन मैं यदि 5 बजे पहुंच रहा हूँ, या नेक्स्ट डे से काउंटिंग डे का स्टार्ट होगा। तो अगर आप 5 दिन पहुंचे तो आपके पास इफेक्टिवली 3 फंक्शन बच जाते हैं, जिस दिन आप नहीं, पहुंचते मैं हो वो नहीं शाम को। पूछ रहा हूँ, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ कि यदि मैं शाम में 5 बजे पहुंचता हूँ तो वो दिन भी काउंट होगा या उसको एक्सक्लूड करके आप दिन काउंट करेंगे? आप जिस दिन पहुंचते हैं वो दिन हमेशा काउंट किया जाता है, क्योंकि आप होटल में जो दे रहे हैं कमरे का और खाने और पीने का, बिकॉज गोवा में जो फैक्टर चलता है वो चलता है रहना खाने के साथ होटल मिलता है आपको। ठीक है, तो आप जिस दिन पहुंचते हैं उस दिन शाम को कोई तो कोई फंक्शन करेंगे ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दिन भी करेंगे। तो जो मॉडल चल, हाँ, तो 3 दिन का हो जाता है तो आपका कॉस्ट 1/3 ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनेटली अगर 2 दिन का बजट है ये तो बहुत अच्छा बजट है, पर 3 दिन का बजट है थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ जाता है, क्योंकि 50% आपका होटल के साथ, सपोज करिए आप जो भी बात कर रहे हैं 30 लाख रुपए तो आपके रहने और खाने में चले। अब 30 लाख में 3 दिन के 3 फंक्शन करने हैं या 5 फंक्शन करने हैं। ठीक है, सो ये सारे खर्चे उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लस ये क्या क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, बिकॉज शादी में, मेरे ख्याल से कि क्या क्या करना चाहते हैं ना, उसका जवाब दिलीप से ज्यादा सोनम दे पाएंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सोनम से भी हम बात करेंगे, जिन्होंने काफी इंतजार कराया हमें भी और दिलीप को भी। तो उनसे जानना चाहेंगे कि डेस्टिनेशन वेडिंग में उन्हें क्या क्या इवेंट्स चाहिए होंगे, और साथ ही पूनम से हम समझेंगे कि कैसे अब इस बजट को और कम करना चाहिए, कहाँ फिजूल खर्ची अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि शादी एक लाइफ का इवेंट है, इसके बाद और भी कई सारे अहम इवेंट्स आएंगे, जिम्मेदारियां आएंगी आर्थिक तौर पे, जिनके बारे में भी आपको सोचना है। ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और आज के शो में हम खास डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रहे हैं, जहां पर हम दिलीप कुमार और सोनम शर्मा की डेस्टिनेशन वेडिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, पूनम रुंगटा और रजत सुगानी के साथ। तो सोनम, यहाँ पर दिलीप से हमारी जब बात हुई शुरुआत में तो उन्होंने कहा कि गोवा और आरंबोल बीच पर वो डेस्टिनेशन वेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, जिसकी तमाम समझाइश हमें रजत देते हुए सुनाई दिए। ये बताएं इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स, और अगर 100 लोगों को लेकर जाना है, जो कि नंबर हमें बताया गया दिलीप के जरिए, किस तरह के इवेंट्स आपके दिमाग में हैं जो कि होने चाहिए? सोनम, शादी में तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाँ बोलिए बोलिए। मेरे हिसाब से शादी में जो मोस्ट इवेंट होता है वो मतलब हल्दी, मेहंदी, संगीत, ये सब, मतलब ये तो मेन इवेंट्स हैं। That's it, हल्दी, संगीत और ये बेसिक इवेंट्स की आप बात कर रहे हैं? हाँ, मेहंदी। ओके, तो रजत, हम यहाँ पर बेसिक इवेंट्स की लिस्ट पकड़ के चलते हैं, और ऐसे में ये बताएं कि इनको किस तरह की सुविधाएं मिल सकती है अगर ये आरंबोल बीच और गोवा को पकड़ कर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर, और क्या ये कितना लेट है, कितना जल्दी है, इस बारे में प्लान करना। अगर हमें नवंबर की शादी की बात करें तो हम काफी लेट हैं। ठीक है, क्योंकि गोवा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट पोजीशन में आ चुका है नवंबर और दिसंबर के लिए। फिर भी कुछ डेट ऐसी है नवंबर में जो शायद खाली मिल जाए, बट अब जब शायद हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन मेरे ख्याल से जो सोनम जी बात कर रही थी वो 5 फंक्शंस की बात कर रही थी, जो स्टार्ट होता है मेहंदी से, फिर जाता है आपके संगीत पे, फिर हल्दी पे, फिर शादी पे, और कोई भी एक कार्निवल टाइप या एक जो मामा का मामेरा टाइप फंक्शन होता है। तो एक्चुअली शादी हमेशा 5 फंक्शंस की, मिनिमम 5 फंक्शन तो होते ही होते हैं। ठीक है,
हल्दी, मेहंदी, संगीत, मामेरा और शादी का रिसेप्शन और शादी। अब चूंकि ये गोवा में शादी कर रहे हैं और ये बीच में शादी करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि 2.5 दिन इनको 100% चाहिए ही होंगे। और जो गोवा की सुविधा है, गोवा एक अपने आप में डेस्टिनेशन वेडिंग का हब है, तो वहां पे आपको हर तरह की सुविधा अवेलेबल है, चाहे वो आप डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू समझें, चाहे फ्लोरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू समझें। हाँ, चूंकि गोवा थोड़ा बाकी देशों के मुकाबले, बाकी शहरों के मुकाबले महंगा है, बट गोवा में हर तरह का लॉजिस्टिकली अवेलेबल है, वहां पे हर चीज बहुत इजीली अवेलेबल है। इंटरेस्टिंग। पूनम, चलिए यहाँ पर अब हमें जानना होगा कि वैसे तो बहुत सारे सवाल हमें शो पर भी आते हैं जहाँ पर बच्चों के पैदा होने से माता पिता जो है शादी की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर फिर भी कपल अपने बलबूते पे शादी करना चाहता है तो कितने साल पहले आपके मुताबिक डेस्टिनेशन अगर वेडिंग करनी हो भारत के लिहाज से ही तो प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए? इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो अगर आपको एलोकेट करना हो तो कहाँ कहाँ कितना कितना निवेश डालना चाहिए? कविता, जब भी बच्चे खुद की प्लानिंग शादी की शुरू करना चाहते हैं तो वो दे कैन नॉट स्टार्ट बिफोर दे स्टार्ट अर्निंग, यानी जब वो कमाई शुरू करते हैं उस दिन से अगर अपना शादी का पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें तो मुझे लगता है लॉन्गेस्ट अवेलेबल टाइम होराइजन होगा उनके पास, क्योंकि 21 साल तो सबसे अर्लीस्ट है, 21 ईयर्स ऑफ एज जब बच्चा कमा सकता है। तो अगर 21 साल से भी शुरू करें और शादी की एज जो आजकल एक कॉमन एज हो गई है 28-29 की, तो उनके पास 7 से 8 साल का समय अवेलेबल होगा, जो मुझे बहुत अनरियलिस्टिक लग रहा है वैसे तो, बिकॉज 23-24 के पहले बच्चे कमाना अच्छी तरीके से शुरू नहीं करते। तो ये पीरियड इतना लंबा टाइम होराइजन नहीं होता खुद की शादी के लिए अरेंज करने के लिए, तो मुझे लगता है इन्हें 100% इक्विटी की रिस्क तो नहीं उठानी चाहिए। ये हाइब्रिड फंड्स ले सकते हैं, या अगर उससे भी कम समय है, बिकॉज हमारा जो एसेट एलोकेशन की सजेशंस होती है वो सब डिपेंड करती है टाइम होराइजन के ऊपर। अगर आपके पास कम समय है तो आपको 100% डेट में रहना चाहिए, बिकॉज मार्केट वोलेटिलिटी की रिस्क आप बिल्कुल नहीं उठा सकते कि पता चले शादी का समय आ गया, अगले साल शादी और मार्केट में अचानक से कुछ गड़बड़ी आ गई और आपके सारी प्रॉफिट्स इरोड हो गई। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम होराइजन, यानी आपका शादी का समय कितना दूर है, उस हिसाब से हमें एसेट एलोकेशन करना होगा। अब जैसे इनकी, सोनम की और इनकी बात करें तो अब इनका जो गोल है वो बिल्कुल पास में है, 3 से 4 महीने इनके पास, तो इसमें वो इनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर इक्विटी में है तो इन्हें बिल्कुल उनमें से निकल के उन्हें डेट में एलोकेट कर देना चाहिए, ताकि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बरकरार रहे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स कि आप किस एज पे शुरू करते हैं और कितना समय आप सोचते हैं, बिकॉज कम्युनिटी वाइज जो एज ऑफ मैरिज है वो भी डिफर करती है। जैसे अपने कंट्री में साउथ में लोग 30 के बाद ही शादी करते हैं, नॉर्थ में थोड़ी जल्दी होती है। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द टाइम होराइजन। रजत, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि अब इस मौजूदा समय में कोई विदेश जाना चाहता है अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तो कौन कौन सी जगह डिसाइड की जा सकती है? अप्रॉक्सीमेट, मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम बजट, वैसे तो मैक्सिमम की कोई सीमा ही नहीं होगी, कम से कम बजट कौन सा रखा जा सकता है? और क्योंकि रुपए की कमजोरी से भी हम जूझ रहे हैं, इसको भी कैसे हमें समझना होगा फिर अपना खर्चा डिसाइड करने में? देखिए, आप मेरी एक बात पे विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन गोवा से सस्ती शादी थाईलैंड में होती है। ठीक है, अगर आप गेस्ट अपने खर्चे पे आ रहा है फ्लाई करके, तो गोवा से एटलीस्ट 30% लेस में शादी थाईलैंड में होती है। गोवा की प्रॉपर्टी ज्यादा महंगी है थाईलैंड के मुकाबले। तो अगर हम बात करें तो विदेशों में थाईलैंड सबसे इकोनॉमिकल है, बट उसके बाद देखा जाए तो शायद दुबई, ओमान, मकाओ, ये सब शहर हैं, बट यहाँ पे शादियां बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि खाली वहां पे लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगा, डेकोर कॉस्ट बहुत महंगा है एज कंपेरेबल टू इंडिया। ठीक है, बट इंडिया के मुकाबले खाली थाईलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पे हम 30% लेस कॉस्ट में शादी कर सकते हैं, बाकी सब एवरेजली 50 to 70% हाई होगा। आप जैसे दुबई वगैरह की बात करेंगे तो वहां पर हेड एक्सपेंस आ जाता है मिनिमम 2 से 3 दिन की शादी का लाख से 1.25 लाख रुपए पर पर्सन विदाउट एयरलाइन का खर्चा आता है, जो इंडिया में विद 50 to 70,000 रुपीज ही होता है।
चलिए, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई है। गोवा से 30% कम में थाईलैंड में शादी हो सकती है, और आपके टिप्स सुनकर मेरे ख्याल से अब वो तमाम लोग जो कि करना चाहते डेस्टिनेशन वेडिंग वो तुरंत प्लान करेंगे। बहरहाल वक्त हो गया है आप तीनों से विदा लेने का, तो दिलीप, सोनम और रजत, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। लेकिन अब हमें शो को आगे बढ़ाना होगा, और क्योंकि इस शो की प्रथा है कि हम दर्शकों के सवाल इस शो में शामिल करते हैं, तो पूनम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो रामदेव जडेजा जी का सवाल पर उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगी। सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम। आपका सवाल तो हमारे पास है, और आपने भी बेटी की शादी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है। हाँ जी। देखिए, हमने अभी अभी डेस्टिनेशन वेडिंग पे चर्चा की है, अगर आप वो मिस कर चुके हैं तो यूट्यूब पे जाके ये शो देखिएगा। बहरहाल इनके पोर्टफोलियो की डिटेल्स पूनम आपके पास हैं, बताएं। जो फंड्स है ना कविता, HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड और ICICI चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड, एक में SIP चल रही है और एक में इनका लमसम निवेश है। तो ये दोनों फंड जो स्पेसिफिक चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड की कैटेगरी में है, तो इनमें पहली बात तो ये 100% इक्विटी एक्सपोजर नहीं है। अगर इनके बच्चों की उम्र कम है और इनके पास बहुत ज़्यादा समय है उनके गोल्स के लिए, तो ये 100% इक्विटी लेके थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और दूसरा, इन फंड्स में 5 साल का लॉक इन भी होता है, तो वो सब देखते हुए ये इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। और जो भी हाइब्रिड टाइप की कैटेगरी होती है उसमें डेट और इक्विटी दोनों होता है, तो ये कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो अगर ये रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तब इसमें तो इसमें बने रह सकते हैं, अदरवाइज इसमें से शिफ्ट करके 100% इक्विटी में भी जा सकते हैं। और अगर इनका जो भी गोल है 5 करोड़ रुपए इन्हें चाहिए, तो मुझे इनका अभी एज और ये पता नहीं है, बट 8,500 की जो इनकी मौजूदा SIP है, क्योंकि एक तो इनका लमसम इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम 15% भी मार्केट की लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्टेड रिटर्न्स देखें, तो ये 5 करोड़ की जो इनकी गोल बताया इन्होंने, ये कम से कम 28 से 30 साल में अचीव कर सकते हैं। तो अगर इनकी एज ज़्यादा है और इनके पास 28 से 30 साल नहीं है, तो इन्हें स्टेप अप करना होगा अपने SIPs को और अकॉर्डिंगली डिसीजंस लेने होंगे। रामदेव जी, कोई सवाल पूछना है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए पूनम से? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी ICICI फ्लेक्सिकम जो मेरी SIP चल रही है वो क्या ठीक है क्या? किसमें? ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप में? हाँ उसमें। पूनम उसमें बने रह सकते हैं ना? ICICI फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, तीनों ही बहुत अच्छे फंड्स हैं, अग्रेसिव फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हैं। आप इसमें बिल्कुल बने रहें, और अगर आपके पास टाइम होराइजन ज़्यादा है तो पहले 2 गिफ्ट फंड से भी निकल के ये 100% इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं, जैसे कि क्वांट एक्टिव फंड ले सकते हैं और एक मिड कैप फंड और ले सकते हैं। तो इस तरीके से अपने टाइम होराइजन को देखते हुए अपना पोर्टफोलियो रिडिजाइन कर सकते हैं। चलिए जडेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल भेजा हमें। श्रीधर जी अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। नमस्ते मैडम। बताएं, आपने कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं शिवमोगा कर्नाटक से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, बताएं, आपको AMC स्विच करनी है या एक ही AMC का फंड स्विच करना है? जी मैडम, आपको एक AMC से एक फंड हाउस से दूसरे फंड हाउस में जाना है, या एक ही फंड हाउस की एक ही फंड हाउस के इक्विटी स्कीम से डेट स्कीम को स्विच करना है? ओके, ठीक है। वेदर इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ कैपिटल गेन्स और नॉट? ओके पूनम, बहुत बढ़िया सवाल है, बताएं। देखिए, आप जब स्विच करते हैं तो टेक्निकली आप एक फंड बेच के दूसरे फंड में निवेश करते हैं, वो चाहे सेम AMC का हो, चाहे दूसरी AMC का हो, चाहे वो डेट में हो, चाहे इक्विटी में हो। तो आपके पास कैश पैसा नहीं आता है, रिडम्पशन का कोई इनवॉइस नहीं आता है, बट टेक्निकली इट इज ट्रीटेड एज सेल एंड बाय, तो आपको कैपिटल गेन लागू होगा। और अगर आपका 1 साल से ज्यादा निवेश हो गया है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर 1 साल से कम का निवेश है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, बट कैपिटल गेन का पॉव्यू में आप आएंगे।
ओके मैडम, थैंक यू। यू वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आशीष सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? नहीं है। चलिए, इनका सवाल हमारे पास है, ये फ़ोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है। और पूनम, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप, ABSL टैक्स रिलीफ 96, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स और पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है। बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना है, कार खरीदनी है, 5 करोड़ चाहिए और शादी के लिए भी पैसे इकट्ठा करने हैं और 20,000 का फ़िलहाल निवेश है। लेकिन इन्हें कितने समय के बाद ये पैसे चाहिए होंगे उसकी जानकारी मुझे इनके सवाल में नहीं दिखाई दे रही। हालांकि आपके पास अगर इसको लेकर कोई जानकारी हो तो पूनम आप शुरू करें इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग। जी बिल्कुल। कविता, जो 5 इनके जो फंड्स हैं वो ठीक है, और 20,000 की SIP से ही अगर ये 5 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कम से कम इन्हें 24 से 25 साल लगेंगे। बिटवीन 20 to 24 ईयर्स से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। मगर अगर इनके पास इतना लंबा समय है तो मुझे लगता है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स में से एग्जिट करें। किसी बहुत ही पैसिव फंड होते हैं जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, तो हम एक एक्टिव फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। UTI के मिड कैप फंड में ये अगर शिफ्ट कर दें तो इन्हें बेटर एवरेजिंग और एक अच्छी कंपाउंडिंग मिलेगी, ताकि इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर रखा है। चैलेंज यही होता है कविता, जब इतना लंबा समय होता है तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव से पैनिक ना होकर इसमें कंसिस्टेंटली बने रहें और पेशेंटली वेट करें अपने गोल के लिए। देन देयर इज नो स्टॉपिंग, मतलब आपको बहुत आराम से आपके रिटर्न्स भी बनेंगे और आपके गोल्स भी अच्छे। मुझे ये बताएं कि 5 करोड़ अभी के अभी हमें टाइम ड्यूरेशन एग्जैक्टली पता नहीं है पूनम, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है इस तरह की सलाह देना ना दर्शकों को। लेकिन अगर कोई ये तमाम लक्ष्य, क्योंकि ये ज़िंदगी के काफ़ी अहम लक्ष्य है, इनके लिए तो प्लानिंग करना बनता ही है, लेकिन सही तरीके से प्लानिंग करना और भी ज़रूरी है पूनम। 5 करोड़ कम है, ज़्यादा है, इसका आकलन कोई कैसे कर पाएगा? देखिए कविता, एवरीथिंग डिपेंड्स कि आपका गोल कितना अमाउंट है, मतलब आपके गोल की अमाउंट क्या है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। पर जब भी हम गोल अमाउंट की कैलकुलेशन करें तो उसमें इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना ना भूलें। जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए आज जो कीमत है वो 15 साल बाद उसमें 5% या 6% की इन्फ्लेशन से भी 25,000 बन जाती है। तो आपका जो गोल है वो कितना दूर है और क्या गोल है, बिकॉज हर गोल के लिए एक अलग इन्फ्लेशन आंकड़ा होता है। तो साइंटिफिकली अप्रोच करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हमने देखा है कि निवेशक बहुत एक रैंडम फिगर दे देते हैं कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, मुझे 10 करोड़ चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिकली बैठ के हर का टाइम वैसे नक्की करके एक पोर्टफोलियो ईयर मार्क करना चाहिए हर गोल के साथ, तभी वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करी हुई कही जाएगी। चलिए, आखिरी दर्शक हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, विनोद साहब। विनोद जी नमस्कार। सर पूछिए अपना सवाल। मैम मेरा कुछ SIP चालू था तो उसमें कुछ अमाउंट अक्यूमुलेट हुआ तो SIP मैंने बंद कर दिया ड्यू टू परफॉर्मेंस। तो नाउ आई वांट टू आस्क व्हाट शुड आई डू फॉर दिस अमाउंट, होल्ड, रिटर्न और स्विच, और कैन आई यूज फॉर पर्सनल लोन? पूनम, देखिए विनोद जी का जो सवाल है वो एग्जैक्टली जो हम अभी बात कर रहे थे उससे है। इन्होंने परफॉर्मेंस की तरफ देखते हुए SIP बंद कर दी, जो बहुत ही अपनी SIP हेल्थ के लिए अनहेल्दी चीज है। यानी जब भी मार्केट डाउन होगा आपको जरूर वो दिखेगी, आपके इनफैक्ट आपके रिटर्न्स नेगेटिव भी दिख सकते हैं, मगर ऐसे टाइम में बने रहना ही आपको आगे चल के एक फैंटास्टिक एवरेजिंग देगा, क्योंकि आप कम NAV पे ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और अगर आपका लॉन्ग पोजीशन है तो ये समय वेलकम होना चाहिए हर SIP इन्वेस्टर के लिए। चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, पूनम के साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जब तक पूनम हमारे पास आती है तो पूनम आप तकनीकी दिक्कत आ गई थी, आपका जवाब पूरा नहीं हो पाया, बताएं। या सो कविता, आई वाज सेइंग कि अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हुए बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं करनी है और अपने SIPs नहीं रोकनी है।
जिन्हें अपनी एसआईपी ऑलरेडी रोक दिए, तो मैं उनको ये सलाह दूंगी कि अगर वो कर सकते तो एसआईपी को वापस शुरू करें, उसे रोके नहीं। और हाँ, अगर पर्सनल लोन उन पे करने के लिए जिनका ये 11% दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इन्हें वो लोन पहले पे अप करना चाहिए। बट इस सिचुएशन में मार्केट के एसआईपी बंद करना मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। और इनकी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट की लिस्ट आई है उसमें 3 तो ELS इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 3 साल का लॉक इन होता है। तो आई डोंट किया था और कब बंद किया। एसआईपी का जो कैलकुलेशन इन ELS स्कीम्स होता है वो मंथ इन एंड मंथ आउट होता है। कैलकुलेशन देख के पहले तो देखें कि ये रिडम्पशन करने की और फिर अपने ले इन्हें किसी प्रोफेशनल से मिलकर राय लेनी चाहिए। मार्केट उतार चढ़ाव को देख के पैनिक नहीं। जी चलिए विनोद जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। अगर आप सुन नहीं पाए हो ठीक से तो आप ये जो शो है वो YouTube में देख सकते हैं और आपका सवाल भी वहां पर आपको मिल जाएगा, जिस पर आप सलाह नोट डाउन कर सकते हैं। पूनम, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई। मुझे भी इसी के साथ आज के शो में इजाज़त दे, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके सवाल हम तक पहुँचते रहेंगे। देखिए WhatsApp नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जहाँ पर हमें इंतज़ार होता है आपके सवालों का। नमस्कार।